Assalamu alaikum my dear students, my name is Muhammad Raheel Sabar, your biology tutor for grade 12. So आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑस्मोरेगुलेशन। ऑस्मोरेगुलेशन जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह बॉडी के अंदर वाटर और मिनरल्स के लेवल को मेंटेन किया जाता है। बेसिकली जब हम बात करते हैं होम्योस्टेसिस की तो बॉडी का इंटरनल हमने प्रोटेक्ट करना है, मेंटेन करना है विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। तो जब हम सराउंडिंग की बात करेंगे तो सराउंडिंग में एनवायरनमेंट किन किन तरह के हो सकते हैं और उनके बॉडी पे क्या इफेक्ट्स होते हैं और बॉडी उनके लिए क्या क्या अडेप्टेशंस करती है, ये तमाम चीज़ें हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो इन तमाम चीज़ों को समझने के लिए आइए चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करने जा रहे हैं 15.3। सो 15.3 में हम डिस्कस करेंगे ऑस्मोरेगुलेशन। अगर हम ऑस्मोरेगुलेशन की डेफिनेशन को देखें, सो डेफिनेशन है हमारे पास टू मेंटेन द अमाउंट ऑफ मिनरल्स, salts and water within the body of living organism up to constant level या certain level। सो बॉडी के अंदर मिनरल्स की, सॉल्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन को, वाटर की कॉन्सेंट्रेशन को कंट्रोल करना, ये हमारे पास ऑस्मोरेगुलेशन के अंदर आता है। मिसाल के तौर पे जब आप पानी पी रहे हैं, डेफिनेटली बॉडी ने आपको, प्यास थी आपको, बॉडी ने फ़ौरन डिमांड की कि पानी पिया जाए, आपने पानी पिया, आपकी बॉडी से स्वेटिंग हो रही है, आप यूरिनेशन कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, ये तमाम चीज़ें जो है हमारी ऑस्मोरेगुलेशन में आती हैं। सो ऑस्मोरेगुलेशन में बॉडी के अंदर वाटर के लेवल्स को, मिनरल्स के लेवल्स को, सॉल्ट्स के लेवल को कंट्रोल किया जाता है और एक सर्टन लिमिट तक उनको एडजस्ट किया जाता है। अब ऑस्मोरेगुलेशन हमारे पास है होम्योस्टेसिस का पार्ट। अब होम्योस्टेसिस में हमने डिस्कस किया था कि बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को हमने एडजस्ट करना होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अब जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसमें बहुत ज़्यादा चेंज आता है, जबकि बॉडी ट्राई करती है कि अपने इंटरनल एनवायरनमेंट में कम से कम चेंज लेके आए। ये जो यहाँ पे वर्ड कांस्टेंट लिखा है, इस कांस्टेंट का मतलब कभी भी हमने फिक्स नहीं लेना। ये कभी भी ऐसा नहीं है कि ये फिक्स है, ये चेंज हो ही नहीं सकता। यानी ये हमारे पास फिजिक्स वाला या मैथमेटिक्स वाला कांस्टेंट नहीं है कि इट विल नेवर एवर चेंज। इट कैन बी चेंज, लेकिन वो जो चेंज होता है वो इतना नॉर्मल होता है, इतना कम होता है कि वो इग्नोरेबल होता है। इसलिए हम वहाँ पे वर्ड जो है वो यूज़ कर लेते हैं कांस्टेंट। तो कांस्टेंट कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ये चेंज नहीं होगा, चेंज होगा। यानी हमारी बॉडी अपने इंटरनल एनवायरनमेंट में चेंज ज़रूर लेके आएगी, लेकिन वो जो चेंज होगा वो इतना थोड़ा सा होगा कि हम उसको इग्नोर कर देते हैं। सो हमें यहाँ पर वाटर के लेवल को, मिनरल्स के लेवल को कंट्रोल करना है। जब इन लेवल्स को कंट्रोल करना है तो वो डेफिनेटली विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग करना है। अगर एक ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी के अंदर या एक सेल अपनी बॉडी के अंदर चेंज ला रहा है तो वो विद रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल क्या कर रहा होगा, चेंज ला रहा होगा। अब जब हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के लिहाज से देखते हैं तो एक ऑर्गेनिज्म को या एक सेल को 3 तरह के डिफरेंट एनवायरनमेंट फेस करना पड़ते हैं। उन 3 डिफरेंट एनवायरनमेंट्स के अंदर उसकी डिफरेंट अडेप्टेशंस होती हैं। वो डिफरेंट एनवायरनमेंट डिफरेंट टाइप्स के इफेक्ट्स डालते हैं, जिसकी वजह से उस सेल को या उस ऑर्गेनिज्म को अपने आप को एडजस्ट करने के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए बेशुमार अडेप्टेशंस करना पड़ती है। आइए ज़रा
उन इन्वायरमेंट्स को देखने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि वो इन्वायरमेंट किस तरह के होते हैं और उनकी बिहाफ पे हमारी बॉडी क्या क्या चेंज लेके आती है और उनको कौन कौन सी अडेप्टेशंस करना पड़ती है। आइए ज़रा जो फर्स्ट इन्वायरमेंट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो हमारे पास होगा हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट। हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट को समझने के लिए हम एक वर्ड यहां पे लिख सकते हैं विच इज कॉन्सेंट्रेटेड। तो मैं इसकी शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं CONC, मीन कॉन्सेंट्रेटेड इन्वायरमेंट। अब कॉन्सेंट्रेटेड इन्वायरमेंट क्या होता है जरा समझते हैं। सपोज कीजिए मेरे पास हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट यानी सल्यूट है और लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर यानी कि सॉल्वेंट है। तो इस तरह के इन्वायरमेंट को हम कंसीडर करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड इन्वायरमेंट, और वो जो कॉन्सेंट्रेटेड इन्वायरमेंट होता है उसे बोलते हैं हाइपरटोनिक, क्योंकि यहां पे जो वर्ड यूज हुआ है हाइपर, हाइपर ये शो करता है वेरी हाई को। तो हमने वेरी हाई किसे रखा है? सॉल्ट को। तो हमारे पास जो है वो सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन, सल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा हाई है। और ये जो हम देख रहे हैं वो किस लिहाज से देख रहे हैं? विद रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, यानी ये जो मैं देख रहा हूं ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के लिहाज से देख रहा हूं, क्योंकि हमने होम्योस्टेसिस में डिस्कस किया था एक तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है और एक इंटरनल। एक्सटर्नल की बेस पे इंटरनल में क्या आएगा? चेंज। तो यहां पे अभी तक जो मैं डेफिनेशन बता रहा हूं हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट की, वो मैं सराउंडिंग की बता रहा हूं कि बॉडी की सराउंडिंग में, सेल की सराउंडिंग में हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट है और लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर यानी सॉल्वेंट है। आइए जरा यहां पे मैं सोल्यूशन बना देता हूं। सेल को हमने डिप कर दिया सोल्यूशन के अंदर, ये लीजिए ये सोल्यूशन है। वो जो सोल्यूशन है, वो जो एनवायरनमेंट है वो मैंने ऊपर डिस्कस कर दिया, ये हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट है। लीजिए, तो ये मेरे पास था हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट। और ये कौन सा एनवायरनमेंट है? डेफिनेटली एक्स्ट्रा सेलुलर यानी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अब जो सेल के अंदर एनवायरनमेंट होगा, लीजिए अब हम बात करते हैं सेल के अंदर के एनवायरनमेंट की। लीजिए ये जो सेल के अंदर का एनवायरनमेंट है ये टोटली ऑपोजिट होगा, क्योंकि जब मैंने कहा कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में वाटर ज्यादा है तो वो मैं कंपैरिजन अंदर के लिहाज से कर रहा हूं। अगर मैं कह रहा हूं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में वाटर लो है तब भी मैं कंपैरिजन अंदर के लिहाज से कर रहा हूं। यहां पे जब मैंने कहा वाटर जो है वो एक्सटर्नल में लो है तो इसका मतलब ये हुआ कि इंटरनल एनवायरनमेंट में वाटर जो है वो होगा हाई, वाटर होगा हाई, और जो सॉल्ट होगा वो होगा लो। तो फिर कंपैरिजन जो है वो डेवलप हो गया। अब मेरे पास एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट है, मीन वाटर लो है, सॉल्ट हाई है। सेल के अंदर जो है वो मेरे पास वाटर जो है वो हाई है और सॉल्ट क्या है? लो। अब ये एनवायरनमेंट है इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अब देखते हैं क्या क्या चेंजेस आएंगी। आइए जरा, अब जब यहां पे वाटर हाई है तो क्या होगा? नंबर 1 एक्स ऑस्मोसिस। तो पहला काम क्या होगा? एक्स ऑस्मोसिस। व्हाट इज ऑस्मोसिस? ऑस्मोसिस कहते हैं मूवमेंट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम द एरिया ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन बाय क्रॉसिंग
पार्शली परमिएबल मेम्ब्रेन मीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब सेल के अंदर जो पानी था वो ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में था, सेल के बाहर जो पानी है वो कम कॉन्सेंट्रेशन में है। सो अब क्या होगा, सेल से वाटर मूव करना शुरू करेगा फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। तो याद रखिएगा, व्हेन वाटर मूव फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन बाय क्रॉसिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो ऑस्मोसिस है। और उसी ऑस्मोसिस के दौरान व्हेन वाटर इज मूविंग आउट ऑफ द सेल, तो ये एक्स ऑस्मोसिस है। तो यहां पे आपके पास एक्स ऑस्मोसिस हो रही है, यानी वाटर मूव आउटसाइड, वाटर मूव्स आउटसाइड, और तब तक मूव करता रहेगा जब तक बाहर और अंदर दोनों तरफ वाटर की कॉन्सेंट्रेशन सेम नहीं हो जाती। अब जैसे जैसे एक्स ऑस्मोसिस होना शुरू होगी तो उससे चेंज क्या आएगा, उससे चेंज आएगा प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस, अब प्लाज्मोलाइसिस क्या है? प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं जी श्रिंकेज in the cytoplasm of the cell due to exosmosis। अब पूरे का पूरा जो सेल होगा वो श्रिंक होना शुरू हो जाएगा, साइटोप्लाज्म श्रिंक होना शुरू हो जाएगा, सेल श्रिंक होना शुरू हो जाएगा, सेल अपनी शेप जो है वो खोना शुरू हो जाएगा। जब सेल अपनी शेप खोना शुरू हो जाएगा, प्लाज्मोलाइसिस हो गया, सेल जो है वो श्रिंक हो गया। वजह क्या है? क्योंकि वाटर इज मूविंग आउटसाइड। सबसे पहला एनवायरनमेंट हमारे पास था हाइपरटोनिक। तो हाइपरटोनिक में हमारे पास क्या हुआ कि व्हेन वी प्लेस अ सेल इन हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट, सो क्या होगा, रिजल्ट ये होगा कि एक्स ऑस्मोसिस विल टेक प्लेस, वाटर विल मूव फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड यानी आउट ऑफ द सेल, जिससे क्या होगा, प्लाज्मोलाइसिस, यानी सेल जो है वो अपनी शेप खराब कर बैठेगा और सेल जो है वो श्रिंक होना शुरू हो जाएगा। ये सबसे पहला अफेक्ट था पहले इन्वायरमेंट का। तो जब भी हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट होगा तो उसमें यह होगा कि जो सेल होगा उसको लगातार अपनी बॉडी में से क्या करना होगा, वाटर को रिलीज करना होगा और सेल श्रिंक हो जाएगा। आइए जरा दूसरे इन्वायरमेंट को डिस्कस करते हैं कि दूसरा इन्वायरमेंट हमारे पास कौन सा है। दूसरा इन्वायरमेंट है हमारे पास हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट। हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट, अब हाइपर में हमने कहा था वेरी हाई और हाइपो का मतलब होगा लो। यहां पे हाइपो का जो मीनिंग बनता है वो बनता है जी लो। आइए जरा इसी से समझने की कोशिश करते हैं। यहां हमने कहा था हमारे पास हाई कॉन्सेंट्रेशन है सॉल्ट। अब यहां मैं कहूंगा कि लो कॉन्सेंट्रेशन है सॉल्ट की और हाई कॉन्सेंट्रेशन है वाटर की। इसका बिल्कुल ऑपोजिट। अब जब यहां पे मेरे पास कॉन्सेंट्रेटेड था तो अब मैं यहां पे बोलूंगा कि ये मेरे पास जो एनवायरनमेंट है ये वाला, ये डाइल्यूट एनवायरनमेंट है। ये लीजिए, तो ये हमारे पास डाइल्यूट एनवायरनमेंट है। तो आइए जरा मैं सॉल्यूशन यहां पे डाल दूं, इसको फिल कर दिया जाए। ये लीजिए, तो अब हमने सेल को फिल किया हुआ है एक हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट से। ये मेरे पास हो गया हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट। अब डेफिनेटली जिस तरह सेल के बाहर का एनवायरनमेंट है तो सेल के अंदर का भी एनवायरनमेंट होगा। तो सेल के अंदर के एनवायरनमेंट में क्या है, लीजिए, सेल के अंदर के एनवायरनमेंट में हमें कहना है कि यहाँ पे वाटर जो होगा, बाहर अगर वाटर जो था वो हाई कॉन्सेंट्रेशन में था, अब हमारे पास जो वाटर होगा वो होगा लो कॉन्सेंट्रेशन में। बाहर जो है वो सॉल्ट मेरे पास है लो कॉन्सेंट्रेशन में, तो मैं बोलूँगा सॉल्ट मेरे पास अंदर है हाई कॉन्सेंट्रेशन में। और ये हम बता रहे हैं सेल के अंदर का एनवायरनमेंट।
अब दोनों का कंपैरिजन कीजिए तो बाहर डाइल्यूट है तो अंदर कॉन्सेंट्रेटेड है, बाहर जो है वो सॉल्ट जो है वो लो मिकदार में है, लो कॉन्सेंट्रेशन में है तो अंदर हाई, बाहर जो वाटर है वो हाई कॉन्सेंट्रेशन में है तो अंदर क्या है, लो। अब इस दौरान क्या अडेप्टेशंस होंगी, क्या चेंजेस आएंगी, आइए जरा उन चेंजेस को देखते हैं। यहां हमने कहा था कि बाहर पानी कम था तो सेल के अंदर से पानी बाहर आ गया, यहां मैं कह रहा हूं बाहर पानी जो है वो बहुत ज्यादा है, तो अब क्या चेंजेस आएंगी। नंबर 1, पहला काम यहां पे होगा एंड ऑस्मोसिस। अब एंड ऑस्मोसिस क्या है, एंड ऑस्मोसिस मीन वाटर मूव्स इनसाइड, वाटर मूव्स इनसाइड यानी इनटू द सेल। अब पानी को सेल के अंदर जाना है तो यहां से ये लीजिए, ये पानी जो है वो अंदर जाना शुरू हो गया। अब जब पानी अंदर जाना शुरू हो गया तो इस स्टेट को हम बोलते हैं डी प्लाज्मोलाइज्ड सेल हो गया, प्रोसेस लाइसिस, और सेल जो होगा डी प्लाज्मोलाइज्ड। तो ये डी प्लाज्मोलाइज्ड सेल है, या इसी के लिए एक और टर्म हम यूज करते हैं वो है जी टर्जिड। अब टर्जिड क्या है, जब सेल के अंदर से पानी निकल रहा था तो हमने कहा सेल श्रिंक हो रहा है, जब सेल श्रिंक हो रहा है तो हमने कहा ये प्लाज्मोलाइसिस स्टेट है। अब की दफा पानी जो है वो सेल के अंदर जाना शुरू हो जाएगा, जब सेल के अंदर जाना शुरू हो जाएगा तो सेल फूलना शुरू हो जाएगा। याद रखिएगा, अगर तो हमारे पास इफ एनिमल सेल, अगर तो मेरे पास एनिमल सेल है, कौन से एनवायरनमेंट में, हाइपोटोनिक में, इन हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट, तो याद रखिएगा कंफर्म बात है हमेशा वो क्या हो जाएगा, मस्ट बी बर्स्ट, वो बर्स्ट हो जाएगा, फट जाएगा। अब क्या वजह है कि सेल जो है वो फट जाएगा, उसकी सबसे बड़ी वजह लैक ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल, क्योंकि सेल वॉल नहीं होती, पानी अंदर आया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इलास्टिक है, फूलती जाएगी, एक वक्त आएगा वो फट जाएगी। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आपके पास एक बलून है, अब उसमें हवा डालते जाए वो फूलता जाएगा, एक वक्त आएगा वो क्या हो जाएगा, बस्ट हो जाएगा, क्योंकि उसकी इलास्टिसिटी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरह जब हमारे एनिमल सेल में पानी अंदर एंटर हो रहा है और वो आहिस्ता आहिस्ता फूलना शुरू हो गया, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इलास्टिक स्ट्रक्चर है, तो एक वक्त ऐसा आएगा उसकी इलास्टिसिटी खत्म हो जाएगी और सेल क्या हो जाएगा, बस्ट हो जाएगा। हाँ, अगर मैं बात कर रहा हूं प्लांट सेल की, इफ प्लांट सेल, तो क्या होगा, अगर प्लांट सेल की बात हो रही है तो याद रखिएगा विल बिकम टर्जिड, ये टर्जिड हो जाएगा, फूल जाएगा। व्हाट इज टर्जिड, टर्जिड मीन inflamed by absorbing water, वाटर को अब्सॉर्ब करके फूल जाना। और याद रखिएगा will never ever burst, ये कभी भी बर्स्ट नहीं होगा। उसकी वजह हमारे पास ये है क्योंकि जो प्लांट सेल होता है कवर बाय सेल वॉल, जो कि रिजिड स्ट्रक्चर है। याद रखिएगा, इसी कॉन्सेप्ट के लिए हम यहां पे एक टर्म लिख रहे हैं, ऑस्मोटिक लाइसिस। व्हाट इज ऑस्मोटिक लाइसिस? ये जो कॉन्सेप्ट यहां पे और यहां पे डिस्कस हुआ, ये ऑस्मोटिक लाइसिस को एक्सप्लेन कर रहा है कि अगर सेल वॉल नहीं होगी तो सेल क्या हो जाएगा, बर्स्ट हो जाएगा, और अगर सेल वॉल है तो सेल टर्जिड होगा,
बर्स्ट नहीं होगा, क्योंकि सेल जब एक्सपैंड कर रहा है, साथ सेल मेम्ब्रेन जो है वो इलास्टिसिटी की वजह से फूल रही है, तो सराउंडिंग में सेल वॉल होगी जो एक स्पेसिफिक लिमिट के बाद उसको रेजिस्ट कर देगी कि इससे ज़्यादा आपने मज़ीद नहीं फूलना। तो जब वो रेजिस्ट कर दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा, सो हम कहते हैं कि ये क्या है जी, प्रिवेंट फ्रॉम ऑस्मोटिक लाइसिस, यानी सेल बर्स्ट होने से बच गया। तो यहाँ पे हमारे पास अगर एनिमल सेल है तो डेफिनेटली वो क्या होगा, बर्स्ट होगा, और अगर वो प्लांट सेल है तो वो किस में चला जाएगा, वो टर्जिडिटी में चला जाएगा। अब टर्जिडिटी जाने में सबसे बड़ा बेनिफिट प्लांट को ये होता है कि प्लांट को सपोर्ट मिल जाती है। पूरे प्लांट को जो सपोर्ट मिलती है वो टर्जिडिटी की वजह से मिलती है। अब आइए जी, हमारे पास जो नेक्स्ट लास्ट कॉन्सेप्ट है वो है जी आइसोटोनिक एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ जी आइसोटोनिक एनवायरनमेंट। अब आइसोटोनिक एनवायरनमेंट की अगर मैं बात करूं तो आइसो मीन सेम। अब पहले वाले केस में हमने कहा सॉल्ट ज्यादा, दूसरे वाले केस में हमने कहा सॉल्ट कम। अब इस केस में क्या होगा, इसमें हमारे पास होगा सल्यूट कॉन्सेंट्रेशन, सॉल्वेंट कॉन्सेंट्रेशन जो है वो हमेशा सेम होगी एज इनसाइड। तो जितना सेल के अंदर सल्यूट और सॉल्वेंट की कॉन्सेंट्रेशन है उतनी ही सेल के बाहर भी कॉन्सेंट्रेशन है। सो दोनों तरफ जो है वो एनवायरनमेंट क्या है, सेम। तो मैं यहां पे सेल को डिप कर रहा हूं आइसोटोनिक में, ये लीजिए। अब क्या होगा, याद रखिएगा, चेंज में नो चेंज इन सेल शेप। सेल की शेप में कोई चेंज नहीं आएगा। पहले वाले केस में देख लीजिए शेप में चेंज आया, दूसरे वाले केस में देख लीजिए शेप में चेंज आया, तीसरे वाले केस में नो चेंज इन सेल शेप। अब वजह क्या है, क्योंकि नेट लॉस जो है इज 0, क्योंकि यहां पे नेट लॉस क्या हो गया, 0 हो गया। मीन जितना सल्यूट बाहर है उतना अंदर, जितना सॉल्वेंट बाहर है उतना अंदर। पहली बात, मूवमेंट नहीं होगी, कोई चीज क्रॉस नहीं होगी, हर तरफ जो है वो कॉन्सेंट्रेशन क्या है, सेम। जब कॉन्सेंट्रेशन सेम है तो किसी किस्म का कोई फर्क नहीं पड़ेगा और सेल अपनी शेप को क्या रखेगा, मेंटेन रखेगा। तो इस एनवायरनमेंट को हम बोलते हैं आइसोटोनिक एनवायरनमेंट। तो इस तरह हमने इस लेक्चर में 3 एनवायरनमेंट्स को डिस्कस किया, हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट, हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट और आइसोटोनिक एनवायरनमेंट। बहुत बेस्ट यहाँ पे जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि व्हाट विल हैपन इफ वी प्लेस अ सेल इन hypertonic environment, या what will happen if we place a cell in hypertonic environment। तो डेफिनेटली दोनों के लिहाज से आपको बताना होगा कि हाइपर के केस में एक्सऑस्मोसिस होगी, प्लाज्मोलाइसिस होगी, और अगर हम बात करें एक हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट के लिहाज से तो उसके दौरान क्या होगी, एंडऑस्मोसिस होगी, और सेल जो है वो क्या करेगा, टर्जिडिटी में जाएगा अगर प्लांट सेल है, और अगर एनिमल सेल है तो वो क्या हो जाएगा, बर्स्ट हो जाएगा। और विद रिस्पेक्ट टू आइसोटोनिक एनवायरनमेंट सेल के अंदर किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आता। सो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह आज का लेक्चर हमने कंप्लीट किया, जिसमें हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऑस्मोरेगुलेशन को डिस्कस किया, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट और आइसोटोनिक एनवायरनमेंट को डिस्कस किया, उनकी प्रॉपर डेफिनेशंस डिस्कस की, और साथ ये भी डिस्कस किया कि उनका हमारी बॉडी के ऊपर या सेल के ऊपर क्या अफेक्ट होता है और क्या सेल उसके लिए अपनी अडेप्टेशंस करता है। इन तमाम चीज़ों को आपने ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से रीड करना है और अच्छे से याद करना है। इनमें से ज़्यादातर शॉर्ट क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि व्हाट विल हैपन इफ वी प्लेस अ सेल इन हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट या हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट या आइसोटोनिक एनवायरनमेंट, या आपसे ये भी पूछ लिया जाएगा व्हाट इज हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट या व्हाट इज आइसोटोनिक एनवायरनमेंट,
व्हाट इज हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट, यानी इन इन्वायरमेंट्स की आपने अच्छे से डेफिनेशन याद करनी है और उनका सेल पे अफेक्ट जो है वो भी क्या करना है, लर्न करना है। सो अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए फॉर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।